औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, दी कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, हम लोगों ने पहले लेक्चर में पेपर पैटर्न के ऊपर बात की थी कि पेपर पैटर्न क्या है। वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि आप लोगों ने 9th के एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किए। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स और कोरोना वायरस की वजह से हमारे 9th के पेपर इस दफ़ा नहीं हो पाए, तो आप लोग 10th में प्रमोट कर दिए गए। तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि क्लास को शुरू करने से पहले आपको इब्तदाई लेक्चर पेपर पैटर्न से ही दिया जाए। तो पेपर पैटर्न में जैसे मैंने आपको बताया रिकॉर्डेड है, आप उसको बार बार सुन सकते हैं, और जो जो चीज़ें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं आपने कोशिश करना है कि उनको आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि जो जितने भी तलबा और तलेबात होते हैं वो किसी भी टीचर का आईना होते हैं। हम लोग जो कहते हैं, आप अगर हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग एक कामयाब इंसान बनेंगे, क्योंकि वो लोग जो अपने असातिज़ा की बातें सुनते हैं, मानते हैं, वो लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और माँ बाप की और असातिज़ा की दुआओं से हमेशा बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बेटा, आज हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा। एरा कहते हैं दौर को। किसे कहते हैं? दौर को। यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौर हुकूमत है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और इसमें आप देखेंगे कि उनके दौर हुकूमत में जब वो आए तो उन्होंने बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया, इंश्योरेंस कंपनीज़, बैंक्स वगैरह को उन्होंने उनके बहुत से ऐसे लाइसेंस जो है उनको इल्लीगल करार दिया, उनको ज़ब्त कर लिया। 22 फैमिलीज़ थी जिन फैमिलीज़ के पासपोर्ट्स कॉन्फिस्केट का मतलब होता है ज़ब्त कर लेना, उन्होंने ज़ब्त कर लिए, छीन लिए, ले लिए उनसे। वजूहात क्या क्या थी? तो मेरे ख़्याल में एक टॉपिक इसमें ये भी शामिल करना चाहिए हमें। अपना टॉपिक शुरू करने से, अपना चैप्टर शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से मेजर फैक्टर थे, वो कौन कौन से ऐसे क्राइसिस थे पाकिस्तान में कि आते ही उनको मार्शल लॉ लगाना पड़ा, और क्यों उनको इंडस्ट्रीज़ को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को और बाकी चीज़ों को नेशनलाइज करना पड़ा। उसके रीज़न क्या क्या थे? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 यानी 1947 को मार्ज़ वजूद में आया, बना। तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में डिक्लेयर हुआ। हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि मार्शल लॉ के बाद इंडस्ट्रीज़ को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, बैंक्स को नेशनलाइज करने का मकसद क्या था, पर्पस क्या था। तो बहुत हमें ये फैक्टर्स जब पता चलेंगे तो फिर आगे चल के हमें पता चल जाएगा कि क्यों नेशनलाइज करने की ज़रूरत पेश आई। तो इसमें तकरीबन कोई 8.5 साल लगे बनने में। यानी आप अंदाज़ा लगा लें 1947 को पाकिस्तान बनता है और 1949 को पाकिस्तान में करारदाद मकासद पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे पेश किया जाता है, और 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हर इदारा या प्रोविंस पावर अथॉरिटीज़ यानी इख्तियारात, पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात, ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स और अथॉरिटीज़ हमें मिलें। तो इस अथॉरिटीज़ और पावर की जंग में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 8.5 साल लगे। बदकिस्मती से जब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ तो उसके तकरीबन 2 years 7 months
After 2 years 7 months, the first martial law was imposed on the Pakistani society. और किसने किया? जनरल अयूब खान ने। जनरल अयूब खान ने 1958 में पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान पे लगा दिया। और उनका कहना ये था कि करप्शन बहुत आम हो गई है, ब्लैक मार्केटिंग है, नेपोटिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, ये सारी चीज़ें उनका कहना था, इसलिए द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तानी सोसाइटी। आप उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि पाकिस्तान में जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो ये है कि इंडिया के साथ हमारे क्राइसिस जारी रहे। फिर उसके बाद 1959 में, याद रखिएगा, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में पहले। और बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम में ये था कि इसकी जो इब्तदाई इलेक्टोरल कॉलेज को चूज़ किया गया वो ये था कि वो उसकी तादाद 80,000 थी बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम में, यानी कि 80,000 मेंबर्स जो है वो पाकिस्तान को रन करेंगे, जिसमें 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से लिए गए। बात समझ आ रही है? यानी 80,000 में 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से। तो इसको बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम या बीडी सिस्टम का नाम दिया गया। और इसी बीडी सिस्टम ने 1965 के इलेक्शन में रेफरेंडम के ज़रिए जनरल अयूब खान को दोबारा 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया, जिससे पाकिस्तानी मुआशरे में डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हुआ। और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, वो था वॉर 1965 की वॉर और 1965 के इलेक्शन, ये एक बहुत डार्क आस्पेक्ट है, बहुत डार्क आस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें इलेक्शन में जनरल अयूब खान के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ने वाली जो शख्सियत थी वो मोहतरमा फातिमा जना थी, ठीक है, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी एंड शी वाज द सिस्टर ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, इसलिए वो बहुत पॉपुलर थी। तो जब इसी इलेक्टोरल कॉलेज को यूटिलाइज करके जनरल अयूब खान अगले 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो उनकी इस इलेक्शन की डिसअपॉइंटमेंट की वजह से लोगों ने उनके ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई। इसी डिसअपॉइंटमेंट में जब फाइनेंशियल, सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हुए मुल्क में, तो लोगों ने उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसमें जो अमीर तबका था, जो कैपिटलिस्ट फैमिलीज थी पाकिस्तान की, उनका बहुत बड़ा रोल था। उसमें यह था कि मज़दूर से ज़्यादा काम लिया जाता था, यानी कि उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, उनको तनख्वाहें कम दी जाती थी। तो इसीलिए उन्होंने आते ही तमाम के तमाम चीज़ों को नेशनलाइज करने का प्लान डिक्लेयर किया। अब नंबर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा और हमारे पास एलिमेंट क्या हैं। इस बीडी सिस्टम को बाद में इंक्रीज़ करके, पहले 80,000 था और बाद में इसको इंक्रीज़ करके इसकी तादाद 1,20,000 डिक्लेयर कर दी गई। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो क्या था। इसमें एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो ये था कि 1971 वॉर बहुत बड़ा फैक्टर था, और वो ये था कि 1971 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, जिसको बंगाल कहते हैं। और ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने की वजह से पाकिस्तान फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस में चला गया, जिसकी वजह से जनरल यहिया खान के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्होंने ओथ लिया था 20 दिसंबर 1971 को। तो उन्होंने जब पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन को ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि नेशनलाइजेशन के बगैर मुल्क को स्टेबल नहीं किया जा सकता।
बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बैकग्राउंड समझाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बैकग्राउंड के बगैर आपको समझ ना आती कि हाउ जुल्फ़िकार अली भुट्टो इम्पोज द सेकंड मार्शल लॉ। और दूसरे नंबर पे एक और भी बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे हैं। एक जनरल अयूब ख़ान ने 1958 में, दूसरा 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तीसरा जनरल ज़िया-उल हक ने 1977 में, और चौथा जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1988 में। 4 मार्शल लॉ पाकिस्तान पे लगे हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस बात का भी बहुत बड़ा एजाज़ जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इम्पोज या हु डिक्लेयर द फर्स्ट सिविल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ये पहले पर्सनालिटी थी जो सिविल थे और इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। यानी कि 4 मार्शल लॉ पाकिस्तान पे इम्पोज हुए, जिसमें 3 आर्म फोर्सेस की तरफ से लगाए गए और 1 मार्शल लॉ सिविलियन यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इम्पोज किया पाकिस्तान के ऊपर। क्लियर हो गया है? तो ईस्ट पाकिस्तान का अलग होना ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी नेशनलाइजेशन के लिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इसका हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 20 दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर 1971 में प्रेसिडेंटशिप हासिल की। उसके बाद 22 दिसंबर को इन्होंने अपना प्लान डिक्लेयर कर दिया। और प्लान क्या था? प्लान यही था कि किस तरीके से मुल्क में जो क्राइसिस है उनको हैंडल करना है। और उनके ख़्याल में वो ये कहते थे कि कायदे आज़म, मैंने पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है जो कायदे आज़म का ख्वाब था। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आप नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को क्यों नेशनलाइज किया। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री में सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि इसमें जो 60% इंडस्ट्रियल एसेट्स थे और 80% जो इंश्योरेंस एंड बैंक्स जो थे वो सिर्फ 22 फैमिलीज ऑन कर रही थी पाकिस्तान की। ये बहुत बड़ी वजह थी। यानी जितना भी इंडस्ट्रियल एसेट पर या इंश्योरेंस और बैंक पर मुश्तमिल जो बिज़नेस था उसको ऑन करने वाली कितनी फैमिलीज़ थी? सिर्फ 22 फैमिलीज़। कितनी फैमिलीज़? इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। 22 फैमिलीज़ वो फैमिलीज़ थी जिसने पाकिस्तान में तमाम के तमाम बिज़नेस सेटअप को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को, यानी कि पहले इंडस्ट्रीज़, यानी कि आप ये देख लें कि पाकिस्तान में अमीर तबका कितना है, बहुत कम तादाद में, और गरीब तबका कितना है। यानी कि 22 फैमिलीज़ वो फैमिलीज़ थी जो पाकिस्तान में पूरे बिज़नेस को, पूरी इंडस्ट्रीज़ को, इंश्योरेंस को और बैंक्स को ऑन कर रही थी। इसीलिए आते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 22 फैमिलीज़ के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, फैमिलीज़ के पासपोर्ट्स कॉन्फिस्केट कर लिए। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना।
ठीक है, यानी उन्होंने 22 फैमिलीज़ के पासपोर्ट्स को जब्त कर लिया। उसके बाद तकरीबन 100 मिलियन लाइसेंस को इलीगल डिक्लेयर कर लिया, जो कि 10 करोड़ लाइसेंस इंडस्ट्रीज़ बेस, यानी कि इंडस्ट्रीज़ इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम पे 10 करोड़ लाइसेंस के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, और वो 10 के 10 करोड़ लोग इंडस्ट्रियां बनाने वाले थे। और वो 10 करोड़ इंडस्ट्रियां कौन लोग बनाते? यही बनाते। तो आते ही उन्होंने इन 100 मिलियन, यानी कि आप देखें 1 बिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 10 करोड़ इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंस को इलीगल डिक्लेयर किया। और उसके बाद उन्होंने एक और बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जो डायरेक्टर थे, तकरीबन 20 डायरेक्टर्स, को टर्मिनेट कर दिया और उनकी नई अपॉइंटमेंट्स कर दी, यानी कि 20 डायरेक्टर्स भी टर्मिनेट कर दिए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? 22 फैमिलीज़ के पासपोर्ट को जब्त किया, 10 करोड़ के करीब जो इलीगल लाइसेंस डिक्लेयर किए गए थे उनको इलीगल करार दे दिया, 20 डायरेक्टर को टर्मिनेट करके फिर 20 डायरेक्टर की न्यू अपॉइंटमेंट्स की। और उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ नेशनलाइज की, ये सारे काम करने के बाद, नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के बाद जो इंडस्ट्रीज़ उन्होंने नेशनलाइज की, वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं आपकी बुक में, लेकिन वो हम लोगों ने समझाने हैं आपको। तो इसमें कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, इंट्रोडक्शन बताया, बैकग्राउंड मैंने आपको बताया वो कौन कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ किया, लैंड रिफॉर्म्स जारी किए, वो कौन कौन सी वजूहात थी। वो वजूहात ये थी। वो जब आप पीछे उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो आगे जब ये नेशनलाइजेशन प्लान हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पे ये पता चलेगा कि हाउ ही वाज गोइंग टू डिक्लेयर द इलीगल नोटिफिकेशन अगेंस्ट दी इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने नोटिफिकेशन क्यों जारी की है, लैंड रिफॉर्म्स क्यों जारी की। बाकी इसमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमारी ईमेल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।